आओ बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने अम्ल, क्षारक और सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया। साथ ही कुछ सूचकों के बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 2, अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहली इस चैप्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है सीबीएसई में, वो है अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं, धातु प्लस एसिड या अम्ल कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे धातु है जिंक। आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, जिंक ग्रैनुअल्स लिखा हुआ है। जिंक ग्रैनुअल्स को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो बबल्स दिखाई दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और जब ये बबल्स डिलीवरी ट्यूब के द्वारा सोप सॉल्यूशन में पास किया तो सोप के जो बबल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो जाती है। और ये बबल्स जब ऊपर की तरफ उठते हैं और एक हम जलती हुई मोमबत्ती उन बबल्स के पास लेकर आएँ तो एक पॉप साउंड आती है। यही हाइड्रोजन गैस के निकलने की पहचान है। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इस अभिक्रिया से कि चाहे अम्ल हो या क्षारक, जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस का कोई भी कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, गंधहीन है। और जब एक जलती हुई कैंडल या मोमबत्ती इस गैस के बबल्स के पास लाई जाती है तो एक पॉप साउंड, पटाखे की आवाज़ आती है। यही सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फर्स्ट वर्ड इक्वेशन है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से हमें पहचान हो जाती है कि कार्बोनेट में CO3 होता है। कार्बोनेट तो 100% में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जब ये किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब हम इसमें चित्र में देख के समझते हैं इस अभिक्रिया को। इसमें लिखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, लेकिन उसको निकलने के लिए सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है नीचे, सॉल्ट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डिलीवरी ट्यूब में से पास होती है टेस्ट ट्यूब में बुझा हुआ चूना ले रखा है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस डिलीवरी ट्यूब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास होती है तो इसको मिल्की बना देती है। मिल्की बनाने का मतलब क्या है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न हो चुका है। लेकिन अगर हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहें इस सॉल्यूशन में तो एक स्टेज आती है ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसको थोड़ा आगे नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को बुझे हुए चूने में से पास करते हैं, और बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने क्या बनाया था दूधिया रंग का, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। लेकिन उसी कैल्शियम कार्बोनेट में टेस्ट ट्यूब में हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे तो इसका मिल्कीनेस क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड। और ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और यही कार्बन डाइऑक्साइड से हम लाइम वाटर, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हम कैल्शियम कार्बोनेट के इस अभिक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं। ऊपर चित्र में दिख रहा है चॉक, नीचे मार्बल टाइल्स होती हैं और लाइमस्टोन है ही आपके पास। लाइमस्टोन मतलब चॉक को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रोडक्ट है वो टाइल या चॉक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है
तो अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद उत्पन्न होता है वो नमक होता है, लवण होता है जमा पानी। जो लवण है वो उदासीन प्रवृत्ति का है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था और आगे भी हम बात करते रहेंगे कि पीएच पेपर है वो उसकी वैल्यू 7 है तो उदासीन है, लेस देन 7 है तो अम्लीय है और मोर देन 7 है तो क्षारक है। तो वही हम यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो हर बार लिखने के काम आएगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के आधार पर हम नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। अम्लों की अभिक्रिया मेटल ऑक्साइड्स के साथ, धातु ऑक्साइड्स के साथ। अगर मैं इस वर्ड इक्वेशन को देखूं, सबसे पहले सेकंड जो लाइन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बदल जाता है सॉल्ट प्लस वाटर में। अगर इसी इक्वेशन को एज इट इज़ मैं पीछे उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ कंपेयर करूं तो वहाँ एसिड प्लस बेस है, लेकिन इसमें एसिड तो है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन बेस की जगह क्या है, धातु ऑक्साइड है। इसका मतलब थोड़ा सा इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल जाता है कि जितने भी धातु ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वो बेसिक होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। वो आप नीचे देख रहे हो, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। कॉपर ऑक्साइड, हमेशा इनके कलर, इनकी स्टेट पता होनी चाहिए हमें। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है और उसका ब्लैक कलर है। HCl डाइल्यूट है, एक्वस है, जो पानी मिलाया हुआ है इसके अंदर। और कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कॉपर क्लोराइड बना देता है, जो कि एक ब्लू ग्रीन कलर का कंपाउंड है, वो सॉलिड स्टेट में या एक्वस फॉर्म में मिलता है, प्लस वाटर इसके अंदर रिलीज होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जितने भी धातु ऑक्साइड्स अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण जमा पानी बनाते हैं। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो सारे धातु ऑक्साइड्स को हम कह सकते हैं कि ये क्षारीय ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट है क्या, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, यानी क्षारकों की अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड्स के साथ करते हैं तो क्या होता है। जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस। बेस हम ले लेते हैं, बेस भी कई सारी हैं बेस की फैमिलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी बेस आप यहाँ पे ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में पास की, टेस्ट ट्यूब में भी हमने बार बार दिखाया, पीछे भी दिखाया था, जब मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हुई तो उसमें बार बार ये सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो डिलीवरी ट्यूब से गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ये मिल्की कर देता है और मिल्की सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर रिलीज होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ कंपेयर करें तो बेस है लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारकों में, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी जगह पे है, एसिड्स। तो ये हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, वो भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और दूसरा हम एसिड रेन से भी इसको लिंक कर सकते हैं। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी नॉन मेटल्स हैं। और जब ये बारिश के साथ मिल जाती हैं, पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये जब धरती पे आती हैं एसिड की फॉर्म में आती हैं और इसी रेन को एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ से हम उसको भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या जो सभी एसिड्स और बेस हैं इनमें कॉमन क्या है। सबसे पहले जो हमने देखा था कि सारे एसिड्स एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इसका मतलब सब में क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कॉमन है। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी अम्लीय सॉल्यूशन में से, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा आयंस के फ्लो के कारण होता है। इसका मतलब जो एसिड है वो H आयंस प्रोड्यूस करता है। इससे पता चलता है कि उनमें जो कॉमन चीज़ है वो H आयंस है, जो कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए कॉमन है। इसी तरीके से बेस है, बेस के अंदर OH नेगेटिव कॉमन होता है, तो सारे बेस में कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं।
ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हम किसी एसिड को जो सांद्रिक है उसको जब हम तनु में बदलते हैं, मतलब कॉन्सनट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी डालते हैं, तो उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। नीचे एक बीकर दिख रही है, ब्लू कलर वाटर शो कर रहा है और एसिड का एरो पानी के अंदर आ रहा है, बेस का एरो पानी के अंदर आ रहा है। तो एसिड और पानी मिलते हैं तो H आयंस प्रोड्यूस होते हैं, बेस और वाटर मिलते हैं तो OH नेगेटिव आयंस होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयंस बेस के अंदर और H नेगेटिव पॉजिटिव आयंस एसिड के अंदर, दोनों जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं H3O पॉजिटिव। और यही हाइड्रोनियम आयंस हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बनते हैं, जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं एसिड जब वाटर के साथ, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार CBSE बोर्ड में आया है कि एसिड्स को पानी के अंदर डालना चाहिए या पानी को एसिड्स के अंदर। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एसिड को पानी के अंदर डाल रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पानी की टेंडेंसी क्या है, एनर्जी को कंज्यूम करने की। एसिड्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा है। जब एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के अंदर डालेंगे तो एसिड के अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो स्प्रिंकल नहीं होगा, बाहर किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर हम इससे अपोजिट करें, वाटर की जगह एसिड ले लें और ऊपर से पानी डाल दिया हमने 2 ग्लास या 1 ग्लास अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द एसिड्स, तो क्या होगा कि जो एसिड के अंदर जो हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी और वाटर को वेपर्स में बदल देती है, गैसेस स्टेट में बदल देगी और वो स्प्रिंकल हो जाता है। स्प्रिंकल होगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पार्ट्स पे भी टच कर सकता है, जो कि बर्न हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अगर एसिड को डाइल्यूट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट अगर करना है, तो हमें पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना चाहिए और उसको धीरे 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 हिलाना चाहिए। तो जब भी एसिड्स को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ से हमें पता चला उसमें हाइड्रोनियम आयंस हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है बेस। अगर बेस को पानी के सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा, जैसे अगर बेस हम लेते हैं NaOH है, जो पानी में डिजोल्व किया तो उसमें सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो डेवलप हुए, और यहाँ पर NaOH की प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, OH नेगेटिव आयंस की वजह से। अब एक चीज़ आती है, बेस और अल्कलीज क्या होते हैं। अल्कलीज आर नॉट ऑल बेसिस बट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। मीन्स बेस कई बार क्या होता है, वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है तो उसको अल्कली नहीं कहलाएगा, लेकिन वो बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। तो यहाँ NaOH एक अल्कली जो पानी में डिजोल्व हो जाता है और OH नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ये आपका था पार्ट 2। पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू।